नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2025 का जो सिलेबस है उसके अनुसार एक नए टॉपिक को लेकर आ गए हैं। इस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अंग्रेजी में इस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है। तो यह यूपी पीजीटी साइकोलॉजी जो 2025 में परीक्षा होने वाली है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी क्लासेस चल रही है, आज उसका तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में मनोविज्ञान के इतिहास को एकदम आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। और इस तरह से मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है कि इसे 12 में पढ़ने वाले बच्चे भी आसानी समझ सकते हैं और BA MA वाले भी बच्चे आसानी समझ सकते हैं, और साथ ही ऐसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने जो है इस टॉपिक को तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो है वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, इससे आपको बहुत ही लाभ पहुँचेगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और मनोविज्ञान के इतिहास को एकदम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। देखिए, मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो काफ़ी विस्तृत है, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, सारी जो घटनाक्रम है मनोविज्ञान के इतिहास को, कैसे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और उसके बाद कैसे मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला, इन सभी बातों के विषय में हम टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान के इतिहास को समझने के लिए इसे दो मुख्य भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला भाग है पूर्व वैज्ञानिक काल, यानी कि जब मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा नहीं मिला था, तो वो यानी कि जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंदर ही अध्ययन किया जाता था, उस समय मनोविज्ञान का क्या स्वरूप था और मनोविज्ञान में क्या क्या अध्ययन किया जाता था। और दूसरा हमारा है वैज्ञानिक काल, जिसको साइंटिफिक पीरियड कहते हैं, यानी कि जब मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला तो उसके बाद उसका स्वरूप क्या हुआ और क्या क्या उसमें अध्ययन किया जाने लगा। तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि पूर्व वैज्ञानिक काल क्या है और पूर्व वैज्ञानिक काल में जो है क्या क्या घटनाक्रम हुआ और क्या क्या अध्ययन किया जाता था। तो देखिए, पूर्व वैज्ञानिक काल का आरंभ क्या होता है, ग्रीक दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स आदि के अध्ययनों एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 तक माना जाता है। तो जो पूर्व वैज्ञानिक काल है, इसमें ग्रीक के दो दार्शनिक हैं जैसे प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हिप्पोक्रेट्स हैं, इनके अध्ययन और इनके विचारों से ये प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1878 इसलिए कहा गया है क्योंकि 1879 में जो है विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली जो है प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी और मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा मिल गया था। इसलिए 1878 तक इसका जो है ड्यूरेशन पीरियड माना जाता है, किसका, पूर्व वैज्ञानिक काल का। अब पूर्व वैज्ञानिक काल में क्या क्या अध्ययन किया जाता था, इसको समझने के लिए इसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है शारीरिक गठन कारक। देखिए, जो पूर्व वैज्ञानिक काल है उसमें शारीरिक गठन कारक से संबंधित जो है कई सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हिप्पोक्रेट्स महोदय हैं। इन्होंने 400 BC यानी कि 400 ईसा पूर्व में जो है शारीरिक गठन कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इनके अनुसार क्या है, इन्होंने बताया कि मानव शरीर में 4 तरह के द्रव पाए जाते हैं। कौन कौन से द्रव पाए जाते हैं, पीला पित्त पाया जाता है, काला पित्त पाया जाता है, खून पाया जाता है और श्लेष्मा पाया जाता है। और ये आगे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनमें पीला पित्त की मात्रा अधिक होती है वह व्यक्ति क्या है, आक्रमणशील और उत्तेजनशीलता उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। वही जिन व्यक्ति में काला पित्त अधिक पाया जाता है वो व्यक्ति क्या होते हैं, शांत होते हैं और गैर मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। और जिन व्यक्ति में खून की मात्रा अधिक पाई जाती है वह व्यक्ति क्या है, आशावादी होते हैं और प्रसन्न प्रवृत्ति के होते हैं। और जिसमें श्लेष्मा अधिक पाया जाता है, और श्लेष्मा वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, वो व्यक्ति क्या है, हमेशा अपने आप को थका थका और सुस्त महसूस करते हैं। तो ये शारीरिक गठन कारक के आधार पर इन्होंने क्या है, मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में जो है शरीर के गठन जो होते हैं
उन्हीं के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार भी डिसाइड होते हैं। और इसके लिए इन्होंने बताया कि मानव के शरीर में 4 तरह के द्रव पाए जाते हैं। हमने आपको बताया पीला पित्त, काला पित्त, खून और श्लेष्मा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा जो हेडिंग इसमें है बनेगा वो है मन शरीर समस्या, यानी कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम। अब जो पूर्व वैज्ञानिक काल में जो दूसरे प्रमुख क्षेत्र था जिस पे वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने पर बल डाला, वो था क्या था? मन शरीर समस्या। अगस्टाइन तथा थॉमस जैसे मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि मन और शरीर दोनों दो ही चीज है, यानी कि मन में होने वाली घटनाओं का प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता है और शरीर पे होने वाली घटनाओं का प्रभाव मन पे नहीं पड़ता है। लेकिन आगे चलकर डेकार्ते तथा अन्य सहयोगियों ने इसका विरोध किया और कहा कि मन तथा शरीर एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि मन तथा शरीर क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। तो ये मन शरीर समस्या का कॉन्सेप्ट है। तीसरा है जन्मजात विचार, जिसको हम क्या कहते हैं? इनेट्स आइडियाज। ये क्या है? ये तीसरा संप्रत्यय है जो पूर्व वैज्ञानिक काल में जिस पे अध्ययन किया जाता था। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेकार्ते महोदय थे, इन्होंने कहा कि मनुष्य क्या है, जन्म से ही मनुष्य विचार लेके उत्पन्न होता है, यानी कि मनुष्य के अंदर जो है जन्मजात विचार पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो थॉट्स होते हैं वस्तुओं के प्रति, संप्रदायों के प्रति, वो मनुष्य के अंदर जन्म से ही होता है। लेकिन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लाक महोदय हैं जिन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि मनुष्य का दिमाग जो होता है वो टेबुला रासा होता है। इट मीन्स कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसका दिमाग एक कोरे कागज के समान होता है, और जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा होता है वो पर्यावरण से, परिवार से अनुभव लेता है, तो उसमें जो है विचार उत्पन्न होते जाते हैं। तो टेबुलर रास्ता का संप्रत्यय किसने दिया? लाक महोदय ने दिया। ये तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक है क्या है? मानव स्वभाव, ये ह्यूमन नेचर। पूर्व वैज्ञानिक काल में जो चौथा संप्रत्यय जिस पर अध्ययन किया जाता था वो मानव स्वभाव के बारे में, मानव स्वभाव को समझने के लिए। तो इसमें रूसो महोदय ने कहा कि मनुष्य जो है जन्म से ही अच्छे स्वभाव का पैदा होता है और समाज में पैदा होने के बाद जैसे उसे कटु अनुभव मिलते हैं और जैसा उससे परवरिश मिलता है, वैसे क्या है वो आदमी क्या है, बुरा बन जाता है। लेकिन जो वो स्पेंसर महोदय थे, स्पेंसर महोदय ने ठीक इसके विपरीत कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या जन्म से ही स्वार्थी और आक्रमणशील पैदा होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे समाज में आने के बाद उसे क्या है, समाज की जो रीति रिवाज, नियम, परंपराएं होते हैं, समाज द्वारा, परिवार द्वारा उसे कंट्रोल करके क्या है, अच्छा आदमी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में वाद विवाद का ये विषय रहा। रूसो ने अलग कथन कहा, स्पेंसर महोदय ने अलग कहा। रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का पैदा होता है और समाज में वो कटु अनुभव के कारण या जो है समाज में हीन भावना के कारण वो क्या बुरा आदमी बन जाता है। और स्पेंसर ने कहा कि कह रहे नहीं, मनुष्य जन्म से अच्छा पैदा नहीं होता, मनुष्य जन्म से कैसा पैदा होता है, वो स्वार्थी पैदा होता है, आक्रमणशील पैदा होता है। और यहाँ पे पैदा होने के बाद माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा क्या है, रीति रिवाज और परंपरा रूपी अंकुश उस पर लगाया जाता है, जिससे क्या है वो नियंत्रित होकर एक अच्छा आदमी बनता है। पांचवा जो पूर्व वैज्ञानिक काल में जिस पर अध्ययन किया जाता था वो है चेतना तथा संवेदी प्रक्रियाएं। देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे जिन पे बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता था। पहला था दर्शन शास्त्र था, जिसमें क्या है मनुष्य चेतना तथा उससे संबंधित जो विचार है और उस पर अध्ययन किया जाता था। दूसरा क्या था? भौतिक और जीव विज्ञान था, जिसमें क्या है ज्ञानेंद्रियों के बारे में अध्ययन किया जाता था। चेतना पे और चेतना से कैसे विचार उत्पन्न होते हैं इस पर अध्ययन जो किए हैं स्टुअर्ट मिल का, इस पर ज़्यादा योगदान माना जाता है। तो ये जो देखिए चेतना क्या होता है, तो चेतना आपको बताना है कि वर्तमान समय में आपके दिमाग में जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं, जो भी चीज़ें वर्तमान समय में आपके दिमाग में घूमती है, उसी को चेतना कहते हैं। संवेदी प्रक्रिया मतलब मनुष्य किसी भी संवेदना को कैसे ग्रहण करता है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं लागू होती है, उसको संवेदी प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है, 5वें हेडिंग में इसमें कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो ऐसे प्रमुख क्षेत्र बन गए थे जिन पे अध्ययन किया जाता था। पहला दर्शन शास्त्र था जिसमें क्या है, क्या अध्ययन किया जाता था,
जिसमें चेतना तथा उससे संबंधित विचारों पर अध्ययन किया जाता है। दूसरा भौतिक और जैविक विज्ञान का था, जिसमें किस पे, ज्ञानेंद्रियों पे अध्ययन किया जाता था। कैसे ज्ञानेंद्रियां काम करती है, सूचनाओं कैसे प्रदान करती है, संवेदनाएं कैसे प्रदान करती है, इन बातों पे अध्ययन किया जाता है। तो ये दौर क्या था, पूर्व वैज्ञानिक काल का, यानी जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग था और मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा नहीं मिला था, तब का ये जो पूरा पीरियड मैंने आपको इतिहास इसका बता दिया। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान को जब विज्ञान का दर्जा मिला, वो एक विज्ञान की श्रेणी में आया, तो उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक काल, यानी कि साइंटिफिक पीरियड। अब देखिए ये जो पीरियड है 1879 से स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, 1879। अब इस पूरे घटनाक्रम को एकदम जो है ध्यान से आप समझिए। 1869 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलेहम उंट महोदय ने, कौन, विलेहम उंट महोदय ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को क्या दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय का आधार प्रदान किया। तो ध्यान से देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं और कई क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान सुनिए, वैज्ञानिक काल की शुरुआत 1879 ईस्वी में हुई, क्योंकि 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में विलेहम उंट महोदय ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को क्या है, किससे, दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। और अपने यूनिवर्सिटी में यानी कि लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का उन्होंने जो है यूजी और पीजी की क्लासेस भी चलवाई और उसका सिलेबस का भी अध्ययन, सिलेबस भी इन्होंने खुद बनाया। और उसमें चेतन प्रक्रियाओं, अवधान काल, साहचर्य काल, प्रतिक्रिया निर्माण, इन सभी चीज़ों पे क्या है, उंट महोदय ने खुद ही अध्ययन किया और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस दौर में क्या है, जो मनोवैज्ञानिक होते थे एक अपना अलग संप्रदाय या स्कूल बना के अध्ययन करते थे। कुछ ऐसे ही संप्रदाय या स्कूल निम्नलिखित हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में जिनका क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम संरचनावाद, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। इसकी शुरुआत क्या है, उंट महोदय ने की और इसे आगे किसने बनाया, टीचर ने आगे बढ़ाया। उंट साहब ने कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, चेतना अनुभूति होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि चेतना से क्या तात्पर्य होता है, चेतना से तात्पर्य होता है कि किसी क्षण व्यक्ति के दिमाग में जो उपस्थित सभी घटनाएं होती हैं उसे ही चेतना कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए हैं, कौन कौन से, संवेदना, भाव, प्रतिमा। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो पहले जो है संवेदना हमको होती है, उसका आभास होता है, फिर उस वस्तु से संबंधित भाव हमारे दिमाग में जो है बैठता है और भाव आने के बाद तब उसकी प्रतिमा बनती है। जैसे आपने किसी वस्तु को देखा है, मैं तुरंत आपसे कह दूं ये क्या है, तो तुरंत पहले इसकी जो है संवेदना आप में के दिमाग में जाएगी और संवेदना के बाद इससे संबंधित भाव उत्पन्न होगा। भाव मतलब क्या, सुख और दुख का अनुभव उसी समय हो जाता है, भाव उत्पन्न होगा तब इसकी प्रतिमा बनेगी कि हाँ ये मार्कर है। ठीक है, तो ये काम क्या है संरचनावाद में ये हुआ। और संरचनावाद में क्या जो उंट साहब ने इसमें जो है कई चीज़ों पर अध्ययन किया और ये मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसलिए इनको क्या है फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जिन विषयों पे, जिन संप्रदायों पे मुख्य रूप से अध्ययन किया उनमें से सबसे पहले इन्होंने दृष्टि पे अध्ययन किया, उसके बाद अवधान काल पे अध्ययन किया, प्रतिक्रिया काल पे अध्ययन किया, साहचर्य काल पे अध्ययन किया और कई चीज़ों पे इन्होंने अध्ययन किया और जिससे मनोविज्ञान को और भी गति मिली आगे बढ़ने में। अब दूसरा जो संप्रदाय व स्कूल है वो क्या है, प्रकार्यवाद, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंक्शनलिज्म कहते हैं। तो इसके जो प्रमुख समर्थक है जो प्रकार्यवाद है, इसका जो निर्माण हुआ था या जो स्थापना हुआ था वो संरचनावाद के विरोध में हुआ था। और इसके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो विलियम जेम्स थे, जॉन डेवी थे, वुडवर्ड थे, एंजल हॉर्वेकार थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मनोविज्ञान की विषय वस्तु प्राणी के समायोजन को इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में
किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्राणी के पर्यावरण, इन्होंने कहा कि पर्यावरण और प्राणी के बीच समायोजन के प्रकारात्मक संबंधों का अध्ययन क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान में होना चाहिए। इन्होंने बताया कि प्राणी और पर्यावरण का प्रकारात्मक संबंध होता है और इसी का अध्ययन कहाँ होना चाहिए, मनोविज्ञान में होना चाहिए। तीसरा जो आता है व्यवहारवाद, जिसको बिहेवियरिज्म कहते हैं, इससे आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे। इसके जो स्थापना करता है, देखिए जब जर्मनी में जो है संरचनावाद और जो है बाकी ये सब प्रकारवाद का स्थापना हुआ था, तो उसी समय जो है ऑस्ट्रिया के वियना में जो है क्या है, एक अलग मनोविज्ञान की स्थापना हुई, जिसको ज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, डायनामिक साइकोलॉजी कहते हैं। अज्ञात्मक मनोविज्ञान में क्या, माफ कीजिएगा, इसको फिर से समझिए, ये किसी अन्य जो है टॉपिक के बारे में बताया के से संबंधित था। देखिए व्यवहारवाद जो है, इसकी स्थापना करता जो है वाटसन है, और इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना क्या है 1912 ईस्वी में की। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना नहीं है, जो कि किसने कहा था, वुंट महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना हो ही नहीं सकता है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है, तो चेतना का अध्ययन कैसे वस्तुनिष्ठ तरीके से, प्रयोगात्मक तरीके से कर सकते हैं। केवल व्यवहार वो फैक्टर है जिसका हम अध्ययन क्या है, वस्तुनिष्ठ तरीके से और क्या है, प्रयोगात्मक तरीके से कर सकते हैं। और इन्होंने ही क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया जो एसआर थियरी है, इसको जन्मदाता किसको माना जाता है, वाटसन महोदय को ही माना जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होता है। तो उद्दीपक मतलब जो किसी व्यक्ति के व्यवहार करने के लिए उद्दीप्त कर दे, व्यवहार करने के लिए जागृत कर दे, उसे उद्दीपक कहते हैं। अनुक्रिया मतलब क्या है, उद्दीपक के परिणाम स्वरूप, उद्दीपक से प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप की गई क्रिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रिया बोलते हैं, या उसी को हम व्यवहार बोलते हैं। और इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार है, और इसकी अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण विधि नहीं है, बल्कि इन्होंने 4-5 विधियाँ बताया, जिनमें प्रेक्षण विधि बताया, इन्होंने अनुबंधन बताया, और भी कई विधियों को इन्होंने जो है बताया। तो ये व्यवहारवाद की पूरी कहानी रही। अब चौथा आता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जिसको हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। चौथे जो संप्रदाय जिसका मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसका नाम है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्टवाद आपने जरूर पढ़ा होगा। इसकी स्थापना किसने की, जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्या है, मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में। किसने की, मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 में। और इनके शिष्य जो है कौन थे, कोलर और कोपका थे। तो इन तीनों ने मिलकर क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को आगे बढ़ा है। और इनका कहना था कि मनोविज्ञान क्या है, मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है समग्र, होल, यानी कि जब भी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है, तो उसके अलग अलग भागों के रूप में नहीं करता है, बल्कि एक संपूर्ण भाग में करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसका प्रत्यक्षीकरण पूरा एक मनुष्य के रूप में करते हैं। ये नहीं करते हैं कि उसके हाथ अलग, पैर अलग, उसके मुंह अलग, उसके चेहरे को अलग देखते हैं, बल्कि क्या है, उसको संपूर्ण एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। तो ये ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मेन थीम था। इनका मेन थीम क्या था कि किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हम जो समग्र रूप में करते हैं, न कि उसके अलग अलग भागों के रूप में करते हैं। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का पूरा जो है लेखा जोखा रहा। अब हम बात करते हैं पांचवा जो लास्ट हमारा है, मनोविश्लेषण, जिसको साइको एनालिसिस कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जिस समय क्या है, जर्मनी में जो है संरचनावाद की स्थापना हुई, और जिस समय जो है अमेरिका में स्थापना की गई किसकी, जो है व्यवहारवाद की स्थापना की गई, ठीक उसी समय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में क्या है, वियना में ज्ञानात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की गई। ज्ञानात्मक मनोविज्ञान की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि यह व्यक्ति के जो है गतिकी के संबंधित पक्षों को अध्ययन करता था। और इसमें ज्ञानात्मक मनोविज्ञान में एक जो प्रमुख संप्रदाय अलग से बना,
जिसका जो है प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया, उसका नाम क्या है? मनोविश्लेषण। फ्रायड ने व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों के कारण क्या बताया? व्यक्ति के अचेतन को बताया। इन्होंने बताया कि बचपन में कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जो क्या है, व्यक्ति इसको दमित कर देता है। जैसे अनुभूतियां, वो चाहे लैंगिक अनुभूतियां हो, चाहे वो जो है समाज द्वारा तिरस्कृत अनुभूतियां हो, चाहे वो माता पिता द्वारा हीन भावना की अनुभूतियां हो, वो व्यक्ति क्या है, अचेतन मन में दबा देता है। तो वहां जाके अचेतन मन में वो समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो बना रहता है, वो और समय समय व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो असामान्य व्यवहार व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या है, अचेतन पक्ष ही जिम्मेदार होते हैं। और इसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने कुछ प्रमुख विधियों को बताया, जिनमें मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि इत्यादि प्रमुख है। तो आधुनिक मनोविज्ञान को आधुनिकता का श्रेय देने में जिन जिन लोगों का प्रमुख, जिन संप्रदायों का प्रमुख योगदान है, उन सभी संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें से जो है प्रमुख रूप से कौन है? प्रकार्यवाद है, व्यवहारवाद है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है और मनोविश्लेषणवाद है। मनोविज्ञान का इतिहास जो है 2 कालों में बांटकर जो है मैंने आपको एकदम आसान तरीके से सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको जो है क्लास आज का पसंद आएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको जो है इसी नई ऊर्जा के साथ जो है आगे पढ़ाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।